आज की कहानी चंद दिनों पहले मुझे किसी ने भेजी थी। इस कहानी ने जहाँ मुझे बड़ा रंजीदा कर दिया, वहीं मेरे सवाल बहुत ज़्यादा आए मेरे जहन में, और जो मैं आपसे इस कहानी के एंड में शेयर करूँगा। 1991 या 92, पाकिस्तान की जान पेशावर शहर। अर्ली 90s वो दौर था कि जब पेशावर शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग चीन जाया करते थे और वहाँ से सामान लेकर आते थे और पेशावर की कारखानों मार्केट और इस तरह की जो होलसेल मार्केट्स थी वहाँ बेचा करते थे। ये कहानी है खालिद की। खालिद मोहम्मद फैमिली का चश्मो चिराग नौजवान, वो भी अक्सर चाइना के चक्कर लगाया करता था तिजारत की गर्ज से। और इनकी फैमिली का जो ख़ास बिजनेस था वो मेहंदी बड़ी मशहूर थी उनकी, जो मुख्तलिफ बाज़ारों में बिकती थी, और इनके मसाला जात, बाकी चीज़ें भी लाते थे, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर थे। और एक चीज़ के लिए और मशहूर थे कि 90s में किसी का ऐड चलना टीवी पर, वो भी पीटीवी पर उनके कारोबार का ऐड चलता था। तो ये वो फैमिली थी। खालिद की शादी तय होती है और बड़ी धूमधाम से तकरीबात हो रही होती हैं। बारात जानी है पिश्ता खरा, जो नवाही इलाका कह सकते हैं आप पेशावर का। बारात गई वहाँ पे, वहाँ से दुल्हन को लेकर आ गए। कोई 1 महीना अपनी दुल्हन के साथ खालिद रहा है और उसके बाद वो चीन चला गया। खालिद अपने 2-3 जानने वालों के साथ चीन गया था और घर वालों को यही पता था कि वहाँ से कुछ सामान लाएगा और यहाँ पे लाके मुख्तलिफ होलसेल मार्केट्स में बेचेगा। लेकिन काफ़ी अरसा जब उसकी कोई खबर ना आई और उसके साथ जाने वालों की भी कोई खबर ना आई, तो फिर उसके भाई को तशवीश हुई और उसने पता किया तो पता लगा खालिद चीन की जेल में है। खाते पीते लोग थे, उन्होंने जाके वहाँ पर पता करना बेहतर समझा। वहाँ पर गए तो पता ही लगा कि खालिद ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है। और चीन का एक होटल था जहाँ पर वो आखिर वक्त में मौजूद था, और ड्रग्स के साथ उस होटल के कमरे में पुलिस ने उसको ड्रग्स भी बरामद किया और उसको गिरफ्तार करके ले गए। और फिर केस वेस चला और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। ड्रग ट्रैफिकिंग में जो उम्र कैद होती है, सज़ाए मौत भी हो सकती थी, लेकिन जो उम्र कैद उसको हुई वो अब 25 साल की थी, 30 साल की थी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो कुछ लोग थे उन लोगों का कुछ पता नहीं लग रहा था। ये भी एक तरीके से पाकिस्तान वापस आने के लिए होटल में मौजूद था और निकलने ही वाला था, लेकिन इसके ऊपर पहले से मॉनिटरिंग थी। वहाँ की जो CID थी, वहाँ की जो इंटेलिजेंस थी चीन की, उनको खबर आ गई थी, या जिन लोगों ने इससे डील करनी थी उन्होंने खबर लीक कर दी थी, वो पकड़े गए थे। कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल वो जिन्होंने इनसे ड्रग्स वगैरह लेनी थी वो नहीं पहुंचे, या कोई ऐसा मामला हुआ, पुलिस पहुंच गई और उसको गिरफ्तार करके ले गए और इस तरह सज़ा वगैरह हो गई। खैर, इसका भाई वापस आया, वहाँ पर वकील वगैरह किया उन्होंने, और इसके बाद वापस आया और जब घर में बताया, खालिद के वालिद की तो बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। ये कुछ भाई थे, भाभियाँ इनकी, और जो नई नवेली दुल्हन थी खालिद की, वो इस घर में रहती थी। तो ज़रा बात सफ़े मातम बिछ जाना एक आम सी इस्तिलाह जिससे हम इस सिचुएशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बहुत परेशानी में मुब्तला हो गए, ख़ासतौर पर माँ और वो 1 महीने की जो दुल्हन थी, उसके दिल में क्या वसवसे आ रहे होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। और पश्तून कल्चर अभी भी, और 90s का दौर आप सोच लें, तो उस दौर में भी कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाती थी। बस बात पक्की हो गई, माँ बाप ने बात पक्की कर दी और शादी वाले दिन उनकी मुलाकात हुई और फिर वो ज़िंदगी भर हंसी खुशी साथ रहते थे। इसी मिजाज की वो लड़की थी और उस पर तो ये खबर पहाड़ बनकर टूटी। कानूनी जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की अदालत से क्योंकि सज़ा हो गई थी और वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, वहाँ की पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये जब 2-3 दफ़ा उसका भाई वहाँ पर गया, कानूनी टीम से मशावरत वगैरह की, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जब ये चीज़ क्लियर हुई तो अब बात आई कि जी 1 महीने की जो दुल्हन है इसके साथ तो ज़्यादती है, अब ये 25-30 साल इंतज़ार करेगी। फैमिली ने फैसला ये किया कि हम वहाँ जाते हैं, उससे तलाकनामे पे दस्तखत ले लेते हैं, तुम फिर आज़ाद हो, तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। इस लड़की का नाम था अंबर। अंबर ने वाज़ेह तौर पे मना कर दिया कि नहीं, मैं इसके लिए खुदा से दुआ करूँगी, इंशाल्लाह ताला जल्द वापस आ जाएगा, जो गलती हुई सो हुई, और आकर हम इंशाल्लाह जल्द ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहरहाल इसके जो भाई थे, बाकी लोग थे, वो चीन गए और इससे जेल में मुलाकात की और इसको पेपर्स दिए कि भाई वो तो मान नहीं रही, तुम साइन कर दो। अच्छा, वो जाने के फौरी बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा इबादत करने लगा था और उसको अंदाज़ा हो गया था कि उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर मार दिया है और उसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल में कटने वाली है। तो ऐसे वक्त में इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और जब उसको जब ये बताया गया कि अंबर ने मना कर दिया कि मैं तलाकनामे पे सिग्नेचर नहीं करूँगी, तो ये करने भी लगा तो उसके हाथ कब कपा गए। उसने बोला, यार जब वो 1 महीने की दुल्हन मेरा साथ देने को तैयार है तो मैं भी अपने अल्लाह से मांगूंगा, और हो सकता है मेरी गलती की सज़ा जो 25-30 साल है वो कम हो जाए, अल्लाह को करिश्मा कर सकता है। तो उसने भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आप इमेजिन करें कि उस लड़की की ज़िंदगी क्या होगी। सास के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं,
और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कभी कभी नई नवेली दुल्हन पे ही बातें आ जाती हैं, चाहे कोई भी किसी भी कल्चर के लोग हों, पंजाब के हों, कराची के हों, सिंध में कहीं के हों, पश्तून का बेल्ट के हों, तो आपको पता है वो लड़की भी तो उस तरह की बातें, जली कटी बातें भी सुनना। मोहल्ले के कुछ लोगों के जरिए भी पता लगा कि अंबर का जो सबसे छोटा देवर था, जो टीन एज में था, उसको पता था मेरा भाई नहीं आएगा, क्योंकि एज ऐसी होती है और वो अब थोड़ा बदनीयत था, तो उसकी नीयत भी अपनी भाभी पे ख़राब रहती थी। तो उस पूरी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, फिर अपने बाकी देवरों की खिदमत करना, उनकी बेगमात की खिदमत करना, अपनी सास की खिदमत करना। वो लड़की 24 घंटे पूरे घर के कामों में बिजी रहती थी, तिलावत करती, दुआएं मांगती, रोज़े रखती कि मेरा शौहर किसी तरह वापस आ जाए। उसने बाजार जाना तक बंद कर दिया था, घर में बच्चों को कुरान पढ़ाया करती और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए। वहाँ खालिद इतना नमाज रोज़े का ख्याल रखने वाला और इतना ज़्यादा इबादत में मगन रहता था कि वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, वहाँ का जो कानून था, उसने उसको इस चीज़ की आस दिलाई कि अगर तुम्हारा बिहेवियर यही रहा तो तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है। जब इसके भाइयों की चीज़ पता लगी तो उन्होंने कानूनी मुशावरत की वकला के साथ और फिर उसके पास वहाँ जाके उन्होंने कुछ दरख्वास्त वगैरह दायर की कि जी बिहेवियर की बुनियाद पे कुछ कम की जाए। जब तक उसकी सज़ा मेरे ख्याल से 5-6 साल कंप्लीट हो गई थी, हर रिव्यू के बाद उसकी कुछ महीने या कुछ साल या चंद हफ्ते हर रिव्यू के बाद कम किए जाते थे। और एक वक्त ये आया कि उसको बताया गया कि अगर तुम्हारा बिहेवियर यही रहा तो अगले साल, वरना उससे अगले साल तुम्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसको जेल की इंतज़ामिया ने, जेल की पुलिस ने बात बताई। और कहते हैं ना कि जी जब हालात बदलते हैं तो यकदम बदलते हैं और ऐसी जगह से रास्ते खुलते हैं और इतनी चीज़ें सहल हो जाती हैं जो आम हालात में सहल नहीं हो पा रही होती हैं। आपको अजीब रिजिडनेस लग रही होती है अपने मिजाज में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में। उतनी चीज़ें आसान हो गई कि 2006 या गालिबन 2007 था, उसको चीन की जेल से आज़ाद कर दिया गया। वापस आया जी और खूब जश्न मनाया गया और फिर वो अपनी बेगम के साथ रहा, हंसी खुशी ज़िंदगी शुरू की। पता लगा कि उनके घर में खुशखबरी है और कुछ अरसे बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लेकिन आप इमेजिन करें जिस अंबर ने, अब आप सोचें टीनेज में एक पश्तून लड़की की शादी हुई है, ख्वाब से जाए वो आई, 1 महीने की दुल्हन थी और 15 साल वो बगैर शौहर के गुजारा किया उसने और अपने आप को पाकीज़ा रखा। ये वो लड़की है जिसने कोई लव मैरिज नहीं की थी, उसने अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज भी पश्तून कल्चर की, जहाँ एक दूसरे को देखा भी नहीं जाता, माँ बाप की मर्जी से, एक उनका कल्चर है, आप इसको जैसा भी कहें। उस कल्चर की लड़की ने 15 साल निभाया। उसके बाद आने के बाद वो उम्मीद से हुई और दौरान ज़चगी वो अपने अल्लाह के पास चली गई, उसका इंतकाल हो गया। इस वक्त वो बच्चा अब जारी बात है जवान हो चुका है और एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है, पाकिस्तान में सारे कल्चर हमारा ये एक ही थाली है, इसमें सारे ही हमारे पश्तून हैं, हमारे पंजाबी हैं, हमारे बलोच हैं, हमारे सिंधी हैं, हमारे महाजिर हैं, हमारे हिंद को बोलने वाले हैं। कुछ कल्चर्स में ना हमारे यहाँ देख रहे हैं ख़ास तौर पे कि जी पश्तून कल्चर में जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो 2-2, 3-3 साल बाद आ रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जो है वो तो 6-6, 8-8 साल बाद आ रहे हैं। तो इनकी जो बेगमात हैं उनकी जो फीलिंग लेस, इमोशन लेस और जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी औरत की, उसके बगैर ज़िंदगी गुजर रही होती है, पूरी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। कभी कभी वो ताबूत में आ रहे होते हैं उनके शौहर, या उनको खबर मिलती है कि उनकी जिन बेगम का इंतकाल हो गया, बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं उस दौरान, सारी बात है, विजिट्स हो रहे होते हैं। लेकिन रेमिटेंसेस की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि किसी की पूरी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से गुजर जाती है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे कोई कानून साजी तो जारी बात नहीं हो सकती, लेकिन कल्चर के जो ठेकेदार हैं, हमारी अखलाकियात को डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं, थोड़ा इस चीज़ को देखें। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि हमारे इस कल्चर के लोग इतनी हैसियत रखते हैं कि वो अपनी स्पाउसेस को जिन मुल्कों में वो काम कर रहे हैं वहाँ ले जाके रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं, जी हमारे कल्चर में हमारी माँ की खिदमत करेगी, हमारे ख़ानदान वालों की खिदमत करेगी और हम आते जाते रहेंगे। तो बहरहाल ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ थी ऑनेस्टली। आपको भी सुन के कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। आपके इस पूरे कल्चर में, इस निज़ाम में जो ये सब कुछ हो रहा है, आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं और क्या अब चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।